मैं डॉक्टर शोभा मालवीय आपको 10th क्लास के लिए आनुवांशिकता एवं जैव विकास का पाठ समझा रही हूँ। इसके लिए एक आनुवांशिकता जैसा नाम से संबोधित है कि आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग वृद्धि करना होता है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति ही आनुवांशिकता कहलाती है। और ये आनुवांशिकता का सर्वप्रथम विलियम वैटसन ने आनुवांशिकता और विभिन्नता की कार्य की यानी फिजियोलॉजी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन सबसे पहले किया। आनुवांशिक वह विज्ञान है जो दर्शाता है कि जीव अपने ही जनकों के समान, जनक मतलब क्या होता है? जनक मतलब होता है पेरेंट्स, माता पिता, और अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करता है और तथा उसमें कुछ कुछ विभिन्नताएं भी पाती है, एकदम समान नहीं होता है। पुरानी कहावत है, जस माता पिता तस संतान उत्पत्ति, अर्थात संतान अपने जनकों या पेरेंट्स के समान समानता ही दर्शाता है। जंतुओं और पौधों में जनन द्वारा जनकों के समान ही संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न संतानों में जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। जनक को मतलब क्या होता है बेटे? जनक को मतलब होता है माता और पिता, बच्चों को जन्म देने वाले जनक कहलाते हैं। और नर युग्म और मादा युग्म के मिलने से एक युग्मज उत्पन्न होता है, जिससे माता पिता के आधे आधे गुण आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लक्षणों को आधारण करने की क्षमता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना ही आनुवांशिकता कहलाती है या हेरिडिटी कहलाती है। जनन के समय कुछ जीव समानता प्रदर्शित करते हैं और कुछ असमानता। कुछ जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, दो या दो से अधिक जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें आपस में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं और कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। कुछ विभिन्नताएं डीएनए की प्रतिकृति के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे अलैंगिक जनन केवल कुछ ही जीवों में पाया जाता है, हम चित्र के अनुसार बता सकते हैं। आनुवंशिक के क्षेत्र में ग्रेगर जॉहन मेंडल नामक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने ही जीव के लक्षणों के आधार पर वंशागति के नियम प्रकट किए थे और इनके आधार पर माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिकी पदार्थ या डीएनए का अपने संतानों में स्थानांतरित कर देते हैं। अर्थात प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डीएनए से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए संतानों में दो विकल्प पाए जाते हैं। जैसे मेंडल ने अनेक पौधों में लक्षणों का अध्ययन किया, तो उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधों में 7 लक्षणों को एकत्रित करके उसमें अध्ययन किया। उदाहरण के लिए गोल और झुर्रीदार बीज ले लिए या लंबे और बौने पौधे ले लिए। मेंडल के अनुसार प्रभावता का नियम 2 लक्षणों के आधार पर डिपेंड होता है। जैसे एक बौना पौधा और एक लंबा पौधा लिया, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? पर परागण क्रिया कराई, जिसमें F1 पीढ़ी के बहुत सारे पौधे उत्पन्न हुए, उसमें केवल सभी पौधे लंबे पाए गए। इससे यह प्रकट होता है या इससे यह ज्ञात होता है कि लंबे पौधे ही उसमें एक प्रभाव था या प्रभाविता लक्षण प्रकट हो रहा था, इसीलिए मेंडल ने उसे प्रभाविता का नियम प्रदर्शित किया। इसके बाद हम F1 पीढ़ी में कौन से पौधे उत्पन्न होते हैं? जो कि लंबे पौधे थे। अपन लोगों ने लंबे पौधे और बौने पौधों को क्रॉस पॉलिनेशन किया था। क्रॉस पॉलिनेशन करने पर F1 पीढ़ी में लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। यदि हम लंबे पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन करें या स्व परागण की क्रिया करवाएं, तो F2 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले पौधे का अनुपात 3 और 1 होगा। अर्थात उनके जो है गुण रहेंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। कुछ पौधे फिनोटाइप 3 प्रकार के अलग दिखाई देंगे, जिसमें कि जीनोटाइप उसमें अलग होगा। इसका रेशो 3 और 1 का होता है और 3 पौधे लंबे होते हैं और एक पौधा
बौना होता है। बौने पौधे में बिल्कुल समयुग्म जीव पाए जाते हैं। समयुग्म मतलब क्या हुआ कि जीन्स उसमें समान होंगे और एक पौधे में लंबे पौधे में भी समयुग्म होंगे। दो पौधे इसमें से विषम युग्मज होंगे, मतलब उनके जीन्स या उनके लक्षण अलग अलग होंगे, लेकिन ऊपर से दिखने वाले लक्षणों को हम फिनोटाइप कहते हैं। पौधे लंबे 3 समान दिखाई देंगे, लेकिन उनका जीनोटाइप अलग अलग होगा। यह मेंडल ने उनके आधार पर समझाया। मेंडल ने एक स्वतंत्र अवयवों का नियम भी, थर्ड नियम उनने ज्ञात किया। इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार F2 पीढ़ी में जितने भी पौधे उत्पन्न हुए थे, उसमें पहले मेंडल ने एक लक्षण का अध्ययन किया था, अर्थात लंबे पौधे और बौने पौधे। लेकिन स्वतंत्र अवयवों के नियम में उन्होंने 2 लक्षण एक साथ ले लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए गोल और हरे बीज के लक्षण लिया और दूसरे वाले पौधे में झुर्रीदार बीज और पीले बीज ले लिए। अब उनके बीच में पहले उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस मतलब पर परागण की क्रिया कराई। तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे गोल और पीले बीज वाले उत्पन्न हो गए। अब हमने इनको स्वयं परागण क्रिया द्वारा फिर से हमने एक चेकर बोर्ड द्वारा उनको क्रॉस करवाया, तो हमें 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। इसका क्या अर्थ होता है कि चित्र के अनुसार 9:3:3:1 मतलब क्या होता है, 9 वाले जो हैं वो गोल और पीले वाले बीज उत्पन्न करेंगे तथा 3 गोल और हरे बीज उत्पन्न वाले पौधे होंगे और 3 झुर्री वाले और पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न होंगे और एक बिल्कुल झुर्रीदार और हरे पौधा उत्पन्न करेगा। मतलब हमारा जो रेशो होगा वो 9 पौधे कैसे होंगे, गोल और पीले, और 3 पौधे कैसे होंगे, गोल और हरे बीज उत्पन्न करने वाले, और 3 पौधे कैसे होंगे, झुर्रीदार और पीले रंग के बीज उत्पन्न करने वाले होंगे। और एक पौधा शुद्ध रूप से समयुग्मी होगा जो हरा और झुर्रीदार होगा, जो सबसे पहले पेरेंट मतलब सबसे पहले वाले जनक जो हमने पहले लिए थे उसके समानता प्रकट करेगा। यह स्वतंत्र अवयवों का नियम है। इस प्रकार के लक्षणों का संकरण जो है वो सारे लक्षणों को अनुपात के अनुसार अलग अलग कर देता है। इस प्रकार मेंडल ने तीनों नियम की सत्यापन अपने प्रयोग द्वारा बताया कि किस प्रकार जनकों के लक्षण संतानों में आते हैं और फिर वह अगली पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं। कुछ विभिन्नताएं होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं। अब हम आपको बच्चों जीवों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है हम ये आपको समझाएंगे। किसी भी जीव में लैंगिक जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति लिंग निर्धारण कहलाता है। अलग अलग जीवों में यह अलग अलग युक्ति होती है। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निश्चित अंडे के ऊष्मामान तापमान पर निर्भर करता है। जैसे घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल लेते हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि इनमें लिंग धारण आनुवंशिकता नहीं है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक होता है, अर्थात जनक जीवों से आनुवंशिकगत जीन से ही ज्ञात होता है कि संतति लड़का होगा या लड़की। जनक जीव मतलब क्या होता है, जनक मतलब माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता। अब हम मानव में किस प्रकार जो संतान उत्पन्न होगी उसका किस प्रकार लिंग निर्धारण होगा हम आपको बताते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता पिता के गुणसूत्र से प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 होती है और 22 जोड़ों में हम उनकी लिंग बताते हैं। परंतु एक युग्म जिसे कि लिंग सूत्र कहते हैं वह सदा पूर्व जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र पूर्ण युग्म होता है, अर्थात दोनों ही गुणसूत्र X वाले होते हैं, लेकिन पुरुषों में यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता। इसमें एक गुणसूत्र
सामान्य आकार का X होता है तथा दूसरा Y होता है। फीमेल या स्त्रियों में XX, पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम्स। चित्रों द्वारा हम समझा सकते हैं कि आधे बच्चे लड़के होने चाहिए और आधी लड़की होना चाहिए। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे के पिता से X गुणसूत्र मिलेगा या वंशागत में होगा वह लड़की, और जिस पिता से Y गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का पैदा होता है। मेंडल्स ने इस चित्र के द्वारा यह बताया कि लड़का या लड़की होना सिर्फ पिता के ऊपर ही निर्भर करता है। मेंडल के किस प्रयोग द्वारा यह पता चला कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? अब आपको हमने बताया था कि यदि हमने सफ़ेद फूल यदि लाल फूल के साथ पर परागण क्रिया द्वारा उसको क्रॉस करवाया था, तो जो लक्षण हमें F1 पीढ़ी में मिलते हैं हम उसको प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण जीन्स के अंदर दब जाते हैं हम उनको अप्रभावी बोलते हैं। जैसे कि लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के साथ हमने क्रॉस करवाया था तो लाल पुष्प के बहुत सारे पौधे उत्पन्न हो गए लेकिन सफ़ेद कलर नहीं दिखाई दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ अप्रभावी लक्षण होते हैं और कुछ प्रभावी लक्षण होते हैं। जब हम F1 पीढ़ी में जो लाल रंग के फूल देने वाले पौधे उत्पन्न हुए हम उनमें सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वयं परागण की क्रिया कराएंगे तो ये गुण अलग अलग हो जाते हैं ना। इसी प्रकार अप्रभावी और अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। मेंडल ने हमको कैसे बताया कि स्वतंत्र अवयव में वंशागत होते हैं। यह लक्षण आगे जाके F2 पीढ़ी में अलग अलग प्रकट हो जाते हैं। कौन से नियम के आधार पर बताया था? स्वतंत्र अवयव मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के आधार पर हम पहली पीढ़ी के लक्षण F2 में जाके स्वतंत्र रूप से अलग अलग देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपका आया कि बच्चे मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो लिंग निर्धारण अपने जनक के गुणसूत्र के आधार पर ही होता है। जनक मतलब माता और पिता, माता के XX गुणसूत्र और पिता का XY गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण होगा। मैं फिर से बता रही हूँ कि यदि पिता से X गुणसूत्र और माता से X गुणसूत्र आया संतान में तो लड़की होगी, और यदि पिता का Y गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र संतान में आएगा तो वह लड़का उत्पन्न होगा। इसे हम लिंग निर्धारण कहते हैं कि हम किस प्रकार हम ज्ञात कर सकेंगे कि लिंग कौन सा है। लिंग मतलब क्या हुआ? लड़का या लड़की, दोनों का लिंग डिफरेंट या अलग अलग होता है। अब हम बताएंगे कि लैंगिक जनन के करने वाले जीव एक लिंगी भी होते हैं, कुछ अधिकांश उच्च जंतु और कुछ पादप फिर भी द्विलिंगी होते हैं। यह क्रिया एक लिंगी जीवों में लिंग के निर्माण के समय होती है, इसीलिए लिंग निर्धारण क्रिया कहलाती है। जीवों में लिंग निर्धारण क्रिया लगभग एक जैसी ही होती है। किसी जीव में लिंग निर्धारण प्रायः कुछ निम्न विधियों द्वारा होता है। नंबर 1, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, अर्थात गुणसूत्रीय मतलब क्या होता है? कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र को गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहते हैं। इस विधि में जीवों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। जिन जीवों में इस द्वारा लिंग का निर्धारण होता है उसमें नर और मादा जीवों में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसीलिए हम उनको लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। और लिंग गुणसूत्र मतलब क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स। जो गुणसूत्र नर और मादा जंतुओं में तथा पौधों में अलग अलग संख्या या अलग अलग आकार में पाए जाते हैं उसे हम सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सामान्यतः ये गुणसूत्र किसी जीव का लिंग निर्धारण करते हैं। लिंग निर्धारण मतलब उत्पन्न होने वाला लड़का या लड़की उसके ऊपर निर्भर करता है। नर और मादा लक्षणों को के जीन्स
उपस्थित होते हैं वे सामान्यतः X और Y क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहलाते हैं। नर और मादा किसी एक लिंग में गुणसूत्र समरूपी होते हैं और दूसरे रूप में विषमरूपी होते हैं। समरूपी मतलब क्या हुआ, मादा में XX का होना समरूपी कहलाता है और विषमरूपी प्ररूपी क्या होता है, X और Y का होना विषमरूपी कहलाता है, जो सिर्फ पुरुष में पाया जाता है। दैहिक गुणसूत्र क्या होते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स मतलब जो गुणसूत्र एक ही जाति के नर और मादा में संख्या और आकार में समान होते हैं, हम उसको दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। ऐसा माना जाता है अलिंगी गुणसूत्र की लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती, अर्थात इन पर उपस्थित जीन्स दैहिक लक्षणों के निर्धारण में संबंधित होते हैं। यह तथ्य कुछ प्राणियों में, मनुष्य तथा पौधों में लगभग सत्य है, परंतु कई जीवों में, ड्रोसोफिला नाम का एक पौधा होता है, इनमें गुणसूत्र लिंग निर्धारण में बहुत भूमिका निभाते हैं। ऐसे उदाहरण जहाँ मादा समयुग्मी अथवा नर विषमयुग्मी होते हैं, जैसे कि X और XY, यह पद्धति अधिकांश उन जीवों में पाई जाती है जिनमें कि जैसे कि मनुष्य, चूहा एक लिंगी होते हैं और इसमें मादा एक ही प्रकार के युग्म मतलब अंडा उत्पन्न करती है और जिसमें एक X क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है, परंतु नर में दो प्रकार के युग्मन उत्पन्न होते हैं। मतलब क्या हुआ, दो प्रकार के गुणसूत्र वाले स्पर्म या शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जिसमें से आधे युग्मन में से X गुणसूत्र, शेष आधे में Y गुणसूत्र वाले उपस्थित होते हैं। कौन से, पुरुष में पाए जाने वाले शुक्राणु में X गुणसूत्र वाले अलग होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु अलग होते हैं। संतानों का लिंग इस पर ही निर्भर करता है कि कौन सा नर युग्म और मादा युग्म से निषेचित होगा। मतलब क्या हुआ कि जो शुक्राणु हैं वह मादा के X संयुक्त होगा तो वह लिंग निर्धारण पर ही डिपेंड करेगा। मतलब होने वाली जो संतान है वो XX होगी और लड़की होगी। इसी प्रकार X गुणसूत्र वाले नर युग्म के विपरीत से मादा और Y गुणसूत्र वाले नर युग्म के निषेचन से नर संतान उत्पन्न होगी। मतलब आप X और माँ का या मादा का X गुणसूत्र वाला और पिता का Y गुणसूत्र वाला युग्म, यदि युग्मज मतलब क्या हुआ, गैमेट, संयुक्त होंगे तो X और Y गुणसूत्र वाला जो संतान उत्पन्न होगी वह लड़का होगा। बच्चों, पहले हम आनुवांशिकता का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे विकास किस प्रकार हुआ है। तो जन्म प्रक्रिया में विभिन्नताएं अनेक प्रकार की होती हैं जो DNA के प्रतिकृति में त्रुटियां और लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती हैं। तो हम इस प्रवृत्ति के कुछ परिणाम द्वारा अध्ययन करें। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो हम जानेंगे कि डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। मेंडल के प्रयोग से हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति की कार्यविधि का पता चला, परंतु यह दोनों ही यह बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका सर्वप्रथम अभिप्राय किस प्रकार हुआ। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक GBS होल्डेन नामक वैज्ञानिक ने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। जब कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसकी परिकल्पना स्टेनले, एल मिलर
और होल्डर सी ओरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों द्वारा समझा जा सकता है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक और प्राचीन वातावरण के समान था। एक पात्र में जल भी था और उसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, किंतु ऑक्सीजन नहीं थी। तो इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियाँ उत्पन्न हुई, जैसे आकाश में एक बिजली। एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इनमें अमीनो एसिड भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई होगी। अब हम बताएंगे कि मानव विकास किस प्रकार हुआ, ये समझिए। मानव विकास के अध्ययन के लिए हमें उन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया था, जैसे समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के लिए प्रमुख साधन है। इस धरती या ग्रह पर मानव के रंग रूप, आकृति में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं इतनी अधिक और प्रखर हैं कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजाति की बात करते थे। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुछ को पीला, कुछ को काला, सफ़ेद और भूरा कहा जाता था। समय तक यह बहस चलती रही। तो अब हम बताएंगे कि आधुनिक मानव स्पीसीज होमो सेपियंस के सर्वप्रथम सदस्यों को खोजा गया है। हमारे आनुवंशिक छाप को कालगर्त में अफ्रीकी मूल में ही खोजा जा सकता है। कुछ हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए, जबकि वहाँ के मूल निवासी पूर्व अफ्रीका में फैल गए। उत्प्रवासी धीरे धीरे समूची ग्रह में फैल गए। समूची ग्रह मतलब संसार में फैल गए। अफ्रीका में पश्चिमी एशिया तथा वहाँ से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिणी एशिया और पूर्व एशिया में, वहाँ से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों और फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक सफ़र किया। वे ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे। क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफ़र नहीं कर रहे थे, अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया। वे अलग अलग समूह में कभी आगे कभी पीछे रह गए। समूह कई बार परस्पर अलग हो गए, कभी कभी अलग होकर भी अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ गए, जबकि कुछ वापस आकर फिर मिल गए। आने जाने का यह सिलसिला चलता रहा। यह ग्रह की या संसार की अन्य स्पीसीज की तरह भी उनकी उत्पत्ति जैव विकास की एक घटना मात्र ही थी। वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीवन का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रकार इनका हम जीवन समझ सकते हैं कि विकास में उनका किस प्रकार अध्ययन किया जा सकता है। बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आनुवांशिकता का ज्ञान किस प्रकार होता है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मेंडल नामक साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने जितने भी कार्य किए वह आनुवांशिकता के आधार पर हुए हैं। आपको सब अध्ययन समझ